नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी घमासान वक्त बीतते बीतते अलग अलग रुख और अलग अलग मोड़ ले रहा है। विपक्ष की कोशिश है कि जबरदस्त रणनीति बनाई जाए, केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया जाए। हालांकि वो रणनीति क्या होगी, कैसी होगी, सब कुछ बेंगलुरु में आज से शुरू हो रही बैठक में साफ हो पाएगा। 2 दिनों की ये महाबैठक जिसमें 26 दल शामिल होंगे। बैठक के दौरान साझा मसौदे पर, साझा एजेंडे पर बातचीत होगी। गठबंधन के नाम पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। इस बैठक के लिए सभी विपक्षी दल एक एक करके बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। जिन दलों को न्योता है उन दलों के बड़े चेहरों की तस्वीरें बेंगलुरु में लग चुकी है। आज विपक्षी दलों के नेताओं की औपचारिक बैठक होगी, उसके बाद डिनर का आयोजन किया गया है। 18 जुलाई को सुबह 11 बजे से कई बैठकें शुरू होंगी और शाम के 4 बजे तक चलेंगी। वहीं एनडीए ने भी 18 जुलाई को दिल्ली में बैठक का आयोजन किया है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एनडीए की इस बैठक का उद्देश्य पुराने सहयोगियों को एक साथ लाना होगा, लेकिन इस सब के बीच सवाल यह है कि क्या इस बैठक में विपक्षी प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार का नाम तय कर पाएंगे? क्या विपक्ष 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने में कामयाब हो पाएगा? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से अब एक साथ आ रहे हैं अध्यादेश के मामले पर, ये सिर्फ इस बैठक तक सीमित होगा या फिर मानसून सत्र में वाकई अध्यादेश के मामले पर कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी, अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी का साथ देगी? बीजेपी छोटे दलों के साथ गठबंधन करके 2024 में क्या सत्ता में वापसी कर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। साल 2024 के महासमर पर महासंग्राम शुरू हो चुका है। चुनावों से पहले एक होने के लिए हाथ पांव मार रहे विपक्ष के लिए आज और कल का दिन बेहद अहम है। बेंगलुरु में इन दिनों तारीखों में विपक्षी दल एक बार फिर जुट रहे हैं। इस बैठक के लिए एजेंडा और मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी तय किया गया है, ताकि इस बार विपक्षी एकता की दशा में कोई ठोस निर्णय लिया जा सके। तो वहीं कल यानी 18 जुलाई को एनडीए की भी अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी अपने पुराने सहयोगियों और राज्य के छोटे दलों को अपने साथ लेने की कोशिश में जुट गई है। पटना में विपक्ष की पहली परीक्षा के बाद अब बेंगलुरु में विपक्षी दलों के महाजुटाना की दूसरी परीक्षा शुरू हो चुकी है। विपक्ष की तैयारियां साफ संकेत दे रही हैं कि इस बार बीजेपी को जोरदार टक्कर देने की तैयारी चल रही है। 2024 के चुनावी महासंग्राम में तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी को घेरने वाले हैं। 23 जून को पटना में 15 विपक्षी दल मिले थे, जिसके बाद आज बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक का राउंड 2 शुरू होने जा रहा है। ये बैठक बीजेपी के लिए इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि विपक्ष को दलों का साथ मिल रहा है। 1 महीने से कम वक्त में विपक्ष की टीम में 9 सदस्यों के बढ़ने का दावा बीजेपी की परेशानी बढ़ने का संकेत दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं, सभी लोग आ रहे हैं। ममता जी आ रहे हैं और मैं पेपर में पढ़ा केजरीवाल भी आ रहे हैं और तेजस्वी आ रहे हैं और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश जी आ रहे हैं। अभी मुझे तो इतला मिला और बात किए, बालू जी और स्टालिन साहब तो फ्लाइट चढ़ गए हैं। तो सभी नेता लोग, माफ करना किसी का छूट गया तो ये फिर मुश्किल हो जाएगी, लेकिन सभी जो लोग प्रॉमिस किए हैं या हम जो लोग पटना में मिले थे और भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। अचानक कुछ 4-5 दिनों से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि एनडीए की बैठक कल बुलाई गई है। तो ये अचानक एनडीए जो एक भूत बन गया था, उसमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है और ये पटना सम्मेलन का एक नतीजा है। विपक्ष की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। इनकी तरफ से अभिषेक बनर्जी विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय सरकार के अध्यादेश को लेकर कांग्रेस का समर्थन न मिलने पर बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन
केजरीवाल की प्रेशर पॉलिटिक्स काम आई और अब कांग्रेस अध्यादेश के मुद्दे पर संसद में आम आदमी पार्टी का समर्थन करने के लिए तैयार हो गई है, जिसके बाद केजरीवाल बैठक में शामिल होने के लिए तैयार हो गए हैं। कांग्रेस की एकजुट पॉलिटिक्स पर बीजेपी का कहना है कि विपक्ष कितनी ही कोशिश कर ले, बीजेपी को नीचा नहीं दिखा सकता है। अगर ये दिल्ली ऑर्डिनेंस, दिल्ली का अध्यादेश दिल्ली में ये प्रयोग किया जा रहा है, अगर ये सफल हो जाता है तो बीजेपी इसे भारत भर में लागू करेगी, पूरे हिंदुस्तान के हर गैर भाजपा सूबे में लागू कर एक एक सरकार को ध्वस्त करेगी। अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पे तमाम राजनीतिक दल साथ आए, सबने विश्वास जताया कि हम सब मिलकर इस अध्यादेश का मुकाबला करेंगे। और उसी श्रृंखला में कल कांग्रेस ने भी अपनी जो पोजीशन है उसे सार्वजनिक तौर पर रखा है, बात क्लियर करी है हम। And this cluster of small sub-regional parties, it doesn't have any bundle. If zero adds to zero, it is nothing. विपक्षी पार्टियों की बैठक में कल शामिल होने जा रहे हैं। इस बैठक के जरिए विपक्ष लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए अपनी रणनीति तैयार करेगा। साथ ही मानसून स्तर में सरकार को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा कर सकता है। इस सब को देखकर साफ है कि विपक्ष हर हाल में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने को तैयार है। अब 24 में विपक्षी एकता बीजेपी पर कितनी भारी पड़ती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी है। विपक्षी दल जितने भी हैं बेंगलुरु पहुंच रहे हैं आज शाम को। सोनिया गांधी जी ने तमाम विपक्षी नेताओं की मीटिंग रखी है। शाम को डिनर है उनका, तमाम लोगों से वो मिलेंगी। डिनर डिप्लोमेसी की बात आज की जा रही है। तो ऐसे में अपने मेहमानों से आपको मिलवाते हैं, उसके बाद फिर इस पर सवाल लेंगे। हमारे साथ धनंजय गिरी होंगे, प्रवक्ता होंगे बीजेपी के, संजीव नसीर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, संजीत कुमार नेता कांग्रेस के हमारे साथ होंगे, मनोज यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ लाइव, अश्विनी मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। सबसे पहले संजीत कुमार जी नेता कांग्रेस के। सोनिया गांधी जी डिनर डिप्लोमेसी के लिए जानी जाती है। ऐसे में आज रात वाला जो डिनर है जो तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ सोनिया गांधी करेंगी, इस डिनर डिप्लोमेसी में सोनिया गांधी क्या कुछ नया प्लेट में परोसेंगी तमामी विपक्षी साथियों के साथ? देखिए, सोनिया जी यूपीए की 10 साल चेयरमैन रही और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 2 साल लगभग 2 टर्म यूपीए का सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में चला। मैं समझता हूं कि वो कहना काफ़ी होगा और उनका जो अनुभव है, जो उनका काम करने का तरीका है, सबको साथ लेकर चलने का जो तरीका है, वो तरीका आज तमाम विपक्षी दलों को, खासतौर से 25 दलों को अपने साथ लाने में कामयाब रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र, मणिपुर, महंगाई और मोदी जी, ये तीनों मोह और चारों मोह में कोई समानता आपस में दिख नहीं पा रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में मोदी जी चुप हैं, मणिपुर में चुप हैं और महंगाई मोदी जी को डरा रही है। महाराष्ट्र में जहां मोदी जी आज दलों को तोड़ रहे हैं, दलों को बर्बाद कर रहे हैं और लोकतंत्र को खराब कर रहे हैं, वहीं मोदी जी मणिपुर में चुप है। मणिपुर पर उनको कोई बात नहीं आती है। वो तो ठीक है, वो बीजेपी अपनी बात करेगी, लेकिन आज के मोदी जी को डरा रही है। ठीक है, वो तो आपके पास ये विपक्ष को बोलने के लिए तमाम एलिगेशंस हैं, लेकिन आज आप लोगों की मीटिंग है, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है। डिनर डिप्लोमेसी पे क्या होगा देश के लिए, क्या होगा विपक्षी पार्टियों के बीच? संजीत जी, मूल रूप से हम सब आपस में बैठ करके और किस प्रकार से आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान हम कैसे सामंजस्य बैठा सकें, किस प्रकार से किन सीटों पे कैसे 1-to-1 फाइट हो, इसी इंतजाम को लेकर के सोनिया जी के नेतृत्व में और उनके अनुभव का लाभ उठाते हुए तमाम 25 दल बैठेंगे और बात करेंगे इस बात को लेकर। ठीक है, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव, क्या आपसी सामंजस्य की बात कर रहे हैं संजीत कुमार जी नेता कांग्रेस की? एक साथ बैठकर मीटिंग करना, आपसी सामंजस्य बनाने की बातें करना और सामंजस्य बनाकर साथ आगे बढ़कर आगे आना, दोनों में कितना फर्क है? देखिए, कोई फर्क प्रीति जी नहीं। थोड़ा तेज बोलिएगा मनोज जी। स्पष्ट कर दूं कि जो पटना की बैठक 23 जून को जो बैठक हुई थी और जो आज और कल बैठक है,
इस बैठक का सिर्फ एक है रीजन, और उसका जो अर्थ निकलेगा वो भी सिर्फ एक है, कैसे सीट विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया जाए। सीट विनिंग कॉम्बिनेशन, कोई सीट शेयरिंग पे बात नहीं है, सीट विनिंग कॉम्बिनेशन को कैसे मजबूत किया जाए इस पे पूरा काम होगा। क्या होगा, गठबंधन का नाम क्या होगा, कौन चेयरपर्सन होगा, कौन कन्वीनर होगा, इन सारे मुद्दों पे बात होगी। लेकिन जो सबसे मेन एजेंडा है इस बैठक का 2 दिन की, उसमें होगा सीट विनिंग कॉम्बिनेशन। किस सीट पे किस पार्टी का किस प्रत्याशी को लड़ाने से हमारा जीत का समीकरण बेहतर बनेगा, उस पे ही सारी बातें होंगी। और जो भी आने वाली बैठकें होंगी प्रीति जी, उन सब पे हम उसी पे चुनाव लड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, कैसे सीटों को 1 बाय 1 लड़ा जाए। ठीक है, वो कितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें हो सके कि बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी कोई अकेला राजनीतिक दल नहीं है, बीजेपी के पास भी एक बड़ा कुनबा है और सामने मोदी जी का चेहरा करते हैं कि सिर्फ मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं। तो वो जो बात जो झूठी है, जो पर्दे के पीछे है, उसको सामने लाएंगे। बहुत सारा वोटों का डिवाइडेशन हुआ, उस वोटों के डिवाइडेशन की वजह से बीजेपी को एक बड़ा लाभ 2 चुनाव में मिल गया। अब वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। अब सिर्फ एक बात होगी, एक पे एक। ठीक है, संजीव नसीर जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, मजबूरी का नाम अध्यादेश। नहीं प्रीति जी, देखिए अध्यादेश क्योंकि लोकतंत्र की हत्या करने की एक पहल थी और कहीं ना कहीं एक प्रयोग था, उसको लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने आज कल निर्णय सुनाया, हम इस चीज का स्वागत कर रहे हैं। और ये बात सही है कि देश में एक अहंकारी सत्ता के रूप में नरेंद्र मोदी जी की सत्ता को अब देश देख रहा है। पिछले 9 साल से देश को बड़ी भारी उम्मीद थी, 2014 में जिस तरीके से देश ने जिताया था, 2019 में फिर दोबारा मौका दिया, लेकिन जिस तरीके से देश की महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, और उन चीजों पे काम ना करते हुए देश के प्रधानमंत्री मणिपुर जल रहा है तो विदेश में चले जाते हैं, देश के अंदर नॉर्थ इंडिया के अंदर बाढ़ आ रही है, लोग हाहाकार कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री फिर विदेश में चले जाते हैं। कुल मिला के देश में जो अहंकारी सत्ता है और जिस तरीके से देश के अंदर ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी की अकेली सत्ता है ये नहीं, लेकिन ये जो इस बार जो रुख सामने आया बेंगलुरु में जो मीटिंग है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी का सीधे सीधे कहना था कि आप पहले हाँ बोलिए अध्यादेश पर, फिर हम आएंगे आपके साथ। तो ये पहले प्री कंडीशन वाली बात है। इस पर संजीव जी ने एक बार कहा भी था, कांग्रेस के नेता हमारे साथ, कि प्री कंडीशनिंग, हालांकि अभी मान मनोवल हो गया दोनों पार्टियों में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन क्या कंडीशन बेस्ड अलायंस अगर होती है विपक्ष की तो ये टिक पाएगी? आप खुद ही बोलिएगा, क्योंकि आप खुद आप अच्छा बोलते हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष बहुत क्लियर रखते हैं और आपको काफी समझ भी है, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कंडीशन बेस्ड पार्टियां जो अलायंस करती हैं आगे जाके बहुत लंबा क्या खेल पाएंगे आप लोग? देखिए प्रीति जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र की ये ब्यूटी है कि अलग अलग जो दल हैं वो सब इकट्ठा बैठ के और एक मुद्दे पे कि हम लोग क्या प्रोग्राम देने जा रहे हैं देश के सामने, क्या महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, क्या देश में बेरोजगारी पे कोई काम हो सकता है, क्या देश में भाईचारा और मोहब्बत का माहौल बनाया जा सकता है, इस पे जब बैठेंगे तो स्वाभाविक तौर पे ये सब चीजें जो लोकतंत्र को बचाने के रूप में एक अध्यादेश के रूप में हमारी जो मांग थी, जो जिसको कांग्रेस ने मान लिया है, वो हमारी कोई कंडीशन और शर्त नहीं थी, क्योंकि लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्ष इकट्ठा हो रहा है और कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल रहा है देश में। उन्होंने सत्ता पे काबिज रहे हैं बहुत लंबे टाइम, तो उनको बड़े भाई के तौर पे जो जिम्मेवारी दी गई थी उसको उन्होंने निभाया है। आप कह रहे हैं कि जहां इफ एंड बट होगा उसे हम क्लियर करने की कोशिश भी करेंगे इस बैठक में, ये ठीक है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ धनंजय गिरी जी हैं। धनंजय गिरी जी, कल आप लोगों की भी कार्यकारिणी की बैठक है दिल्ली में और आज बेंगलुरु में है विपक्षी पार्टियों की, 26 विपक्षी पार्टियां हैं। डिनर वाली डिप्लोमेसी आज शाम को भी होगी। ऐसे में आने वाले समय में 2024 में ये 26 विपक्षी पार्टियां कहीं बड़ी चुनौती ना बन जाए बीजेपी के लिए? प्रीति जी, न्यूज चल रहा है अब तक 26, आपने भी बताया, मोर्चा के ऊपर मोर्चा, मोर्चा के बाहर मोर्चा, मोर्चा के भीतर मोर्चा, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा भी बन सकता है। कौन किसका मित्र और कौन किसका दुश्मन पता ही नहीं चलता। आजकल आपकी पार्टी किधर है, आप कहाँ हैं और आप कब तक हैं और किन शर्तों के साथ हैं,
कांग्रेस घबराती है आपके आ जाने से। पिछली पटना की बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि यू कैनॉट टेक एनी डिसीजन और गन पॉइंट, और लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स करा करके आम आदमी पार्टी ने डिसीजन करवाया उनसे। कांग्रेस जब राष्ट्रीय राजनीति में खुद को अप्रासंगिक पाने लगी, राष्ट्रीय राजनीति की रेस से कांग्रेस बाहर होने लगी, तो छोटे छोटे दलों के सामने कांग्रेस सरेंडर करना शुरू किया। और कांग्रेस खुले मंचों से ये कहती आई है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, खुले मंचों से कहती आई है। तो आज हमारी बी टीम के सामने कांग्रेस सरेंडर है। कौन किसकी बी टीम है ये क्लियर हो गया। यह सिद्धांतहीन, संज्ञाहीन सियासत की झलकियां है। स्टार्टिंग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है सत्ता प्राप्त करना। आज इनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है सत्ता प्राप्त करना। और सत्ता प्राप्त करने के बाद होता है कि कौन किसको कौन सा विभाग मिले। अभी आप इसका नामकरण होगा, उसके बाद सीटों पर बात होगी। इसके पहले भी देखिए आप, चंद्रबाबू नायडू ने 2019 के चुनाव के पहले एक प्रयास किया था, और उन्होंने प्रयास में जो था उसमें डीएम के आड़ी कि भाई कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के बिना, कांग्रेस को लेकर के कि कांग्रेस के बगैर, ये सारी विसंगतियों के बीच कोई निर्णय तो नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, चंद्रबाबू नायडू की सरकार चली गई। अब इसमें संयोजक कौन बनेगा? संयोजक ये तो आप कह रहे हैं ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ था, क्या पता बहुत अच्छा कर जाए विपक्षी पार्टियां। ईश्वर करे, ईश्वर करके अच्छा करे। क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी के सामने जो वैश्विक नेतृत्व, जो क्या कहते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गोल्डन वर्ड दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और विपक्ष भी, तिनका भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है। मैं मानता हूं कि 9 साल जो बेमिसाल रहे सरकार के, उस कारण विपक्ष का अस्तित्व खतरे में आ गया है। और ये नरेंद्र मोदी जी की देन है कि सारे विपक्षी दल आज इकट्ठा बैठ रहे हैं। ये अलग बात है कि चुनाव की चुनचुनाहट से इनके झंझनाहट पैदा हुई है। हम लोग तो 24 घंटा 365 दिन अहर्निश सेवा में, आठों पहर जनता की सेवा में समर्पित लोग हैं। हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं, हम तो चांद की चिंता करते हैं। चुनाव की कल का एजेंडा क्या होगा? दिल्ली में जो कार्यकारिणी की बैठक होगी बीजेपी, उसका एजेंडा क्या है? देखिए, हमारा एक ही एजेंडा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेशन फर्स्ट और फास्ट, देश पहले है, सर्वप्रथम है। हमारे लिए पार्टी जो है वही परिवार है, और ये जो पारिवारिक पार्टियों का गठजोड़ है उनकी ये बैठक है। तो ये दोनों तरफ से स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी का भारत की जनता के साथ गठबंधन है, और ये विसंगतियों का गठबंधन है। राहुल गांधी जब अपनी यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का क्षेत्रीय दल है, इनकी क्षेत्रीय सोच है। और समाजवादी पार्टी के परम आदरणीय नेता अखिलेश जी ने अभी केसीआर के साथ मीटिंग की थी, उसमें गैर कांग्रेस गठबंधन की बात की थी, और अभी कांग्रेस की गठबंधन की बात हो रही। तो ये विसंगतियों के बीच, तमाम विसंगतियों के बीच कैसे होगा? और कांग्रेस को जितना खरी खोटी सुनाई है और जितनी असभ्य भाषा केजरीवाल जी ने बोली है, और जो उनके पांव के नीचे से दिल्ली और पंजाब लिया है, उसके बावजूद भी कांग्रेस सरेंडर है। तो इस स्थिति और परिस्थिति और इस समन्वय में गठबंधन और गठजोड़ की कितनी गुंजाइश है, ठीक है ना? ये आगे अश्विनी मिश्रा जी, बेंगलुरु में होने वाली बैठक विपक्ष की डिनर डिप्लोमेसी, सोनिया गांधी को, और सोनिया गांधी डिनर डिप्लोमेसी के लिए जानी जाती हैं। जी प्रीति जी, जो ये हमारे लोकतंत्र का जो महाकुंभ आने वाला है 2024, उसके लिए जो अचंभित प्रयास हो रहे हैं अलग अलग पार्टियों के, मैं तो उसको देख के बिल्कुल भौचक्का हूं। आप देखिए, जो पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से बनी हो, वो आज उसी पार्टी के करप्शन के साथ दिल जोड़ के मोहब्बत की बात कर रही है। समझ सकते हो पार्टी कितनी ज्यादा करप्शन लेवल पर पहुंच चुकी होगी, जो पार्टी करप्शन के अगेंस्ट बनी हो। रही बात सोनिया गांधी की डिप्लोमेसी की या कांग्रेस की डिप्लोमेसी की या विपक्षी पार्टियों की एकजुटता की, मुझे लगता है कि अगर ये एकजुट आती हैं तो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा है। अभी हम देखते हैं कि लोकतंत्र में बहु-पार्टी सिस्टम में वोटर कंफ्यूज रहता है किसको वोट दें। जब अगर मुझे लगता है कि 2 पार्टियां हो जाएंगी, एटलीस्ट वोटर के पास एक क्लियर ऑप्शन तो होगा कि भारतीय जनता पार्टी को देना है या एनडीए को देना है या यूपीए को देना है। तो वोटर के प्रोस्पेक्टिव से मुझे बहुत सही लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है संभव तो सही होगा। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ प्रीति जी, हमने पहले भी गठबंधन देखे, उत्तर प्रदेश में देखे, हमने अखिलेश यादव और राहुल गांधी का देखा, अखिलेश यादव और मायावती का देखा। ये जो गठबंधन जिसको हम लोग पार्टी लेवल पर देख रहे हैं, एक्चुअली ये पार्टी लेवल के गठबंधन नहीं है। एंड ऑफ डे वोटर इसको एक्सेप्ट करे। वोटर इसको तभी एक्सेप्ट करेगा जब जो वोटर आपका मुफ्त वोट, जो आपको एक वोट है जो आपकी आइडियोलॉजी से अलाइन करता है, जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन कर रहे हो, क्या उसकी आइडियोलॉजी भी आपकी आइडियोलॉजी के अलाइनमेंट में है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आम आदमी पार्टी का वोटर अगेंस्ट करप्शन, आम आदमी पार्टी जो है, ठीक है, मैं आपको काटना चाहूंगा, विपक्ष कह रहा है कैसे वोट देगा, विपक्ष कह रहा है, यही सोचने वाली बात है अश्विनी जी। विपक्ष अब कह रहा है कि हमने अपनी अपनी आइडियोलॉजियों को साइड कर लिया, अब हमारी एक ही आइडियोलॉजी है।
अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में हम जीत कर आए, यही हमारी आइडियोलॉजी। ये नेताओं की आइडियोलॉजी है ना मैडम। आप ये सोचिए, जो वोटर है इनका, क्या उसकी भी आइडियोलॉजी है या नहीं? हमने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन देखा, अगर उनका हम वोटर देखें तो उनका वोटर परसेंट 60% बनता था, पर क्या उनको 60% मिला? क्योंकि जो कोर वोटर गांव में रहता है, इलाकों में रहता है, उनकी आपस में नहीं पड़ती। ठीक है, अहम सवाल पूछा आपने संजीत कुमार जी, बहुत सही कहा इन्होंने कि अब मैंने जैसे इनसे कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो हमारा जो विचारधारा है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। अब मैं कह रही हूँ कि ठीक है, अपने विचारधाराओं, आइडियोलॉजीज को जितने भी विपक्षी पार्टियां साइड कर रहे हो, कह रहे हैं हमारा एक ही आइडियोलॉजी है 2024 में आना वापस। अब ये कह रहे हैं कि ये वोटर की आइडियोलॉजी है क्या, ये भी देखना होगा। वोटर की आइडियोलॉजी क्या कहेगी 2024 तो थी जो 2014 जी 2014 और 24 2014 और 19 में वोटर की आइडियोलॉजी नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुमत के साथ देश के अंदर जिताया था, लेकिन स्थिति क्या रही, वो ठगा गया। तो आज वोटर जानता है कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, वोटर जानता है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, वोटर जानता है कि महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, वोटर जानता है कि महंगाई के साथ क्या हो रहा है, वोटर जानता है कि अदानी जी किसका रिश्तेदार बनकर के आज देश में सबसे ज्यादा मलाई चाट रहे हैं। मैं समझता हूं वोटर जानता है। वोटर जानता है कि देश की संसद के अंदर जब राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया और उनके भाषण को किस प्रकार एक्सपंज कर दिया गया, वोटर जानता है कि किस प्रकार राहुल गांधी जी को आज न्यायालय के माध्यम से झूठे केसों में फंसा करके देश की संसद से बाहर किया गया। वोटर जानता है कि किस प्रकार से आज देश के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार और किस प्रकार भाई भतीजावाद चल रहा है, जिसके अदानी और अंबानी का रूप जानता है। मैं समझता हूं कि वोटर ये भी जानता है कि राफेल घोटाला के अंदर किस प्रकार से आज मीडिया फर्स्ट और फ्रांस की मीडिया ने, जो मीडिया पार्टनर है, उसने जो डिस्कस किया है, शायद इस बात को भी वोटर तो समझ रहा है। इसलिए आज उस वोटर के दबाव में तमाम विपक्षी दल ये जानते हैं इस देश को अगर बचाना है, इस देश को आगे लेके जाना है, इस देश को कुशासन से आगे निकालना है, तो हमें सब मिल करके एक साथ बैठना पड़ेगा और बैठ करके निर्णय करना पड़ेगा 1-to-1 फाइट कैसे हो। हमें अपने हितों को छोड़ना पड़ेगा। मैं जवाब देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय का, जो उन्होंने कहा कि आप आम आदमी पार्टी के सामने झुक गए। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसा बोलने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और आप अध्यादेश लेकर आ गए। आपको शर्म नहीं आती ऐसा बोलने कि आम आदमी पार्टी के सामने हम झुक गए? हम झुके हैं तो लोग सरकार के खिलाफ हम बार-बार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये अध्यादेश चुनी हुई सरकार के अधिकारों के खिलाफ है। इससे पहले ऐसा कोई अध्यादेश बताइए जो चुनी हुई सरकार के अधिकार से 80 बार इससे पहले 2014 तक अध्यादेश लेके आई कांग्रेस। आपको कहना चाहता 95 बार कांग्रेस ने प्रदेश की सरकारें बर्खास्त की। आप किस लोकतंत्र की बात करते हो? इमरजेंसी लगाई, आपको तो लोकतंत्र की बात करनी चाहिए। निश्चित रूप से वो सफल होगा। सफल की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्याय है, उसको मानते हैं नेता कांग्रेस। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्याय के बारे में बोलिए ना कुछ। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर देश के प्रधानमंत्री ने पब्लिक मीटिंग में ये कहा था 70,000 करोड़ रुपए का कपड़ा, 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाने पे आपने 24 घंटे के अंदर उप मुख्यमंत्री बनाया। ये देश की जनता देख रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। यहाँ पर आप सभी ने देखा कि कैसे विपक्षी 26 दल बेंगलुरु में बैठक तो कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बार बार सवाल बस यही कौन रहा है कि क्या ये विपक्षी दल आगे आ तो रहे हैं, लेकिन इनका साथ कितना चल पाएगा, कितना टिक पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हिम्मत जाएगा। देखते रहिए इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में। तमाम मेहमान हमारे साथ जल्दी से वापस जाएंगे। मनोज यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिएगा। दल मिल रहे हैं, दिल मिलेंगे क्या? मनोज यादव जी, बीजेपी के प्रवक्ता ने कह दी, नहीं दल भी मिलेंगे, दिल भी मिलेंगे और सीट विनिंग कॉम्बिनेशन भी मजबूत होगा। सबसे बड़ी बात है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इस सरकार के अगेंस्ट में होगा, जो सरकार बोनस में महंगाई,
बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बोनस में इस जनता को दे रहा है, उन सबके खिलाफ एक बेहतरीन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। बीजेपी के प्रवक्ता ने बड़ी बातें कही, परिवारवाद का जिक्र किया और भ्रष्टाचारियों का जिक्र किया। ये हम नहीं सुनना है और ना भारत की जनता को आपसे सुनना है। 15 लाख रुपए आम आदमी को देने आए थे, 15 लाख करोड़ से ज्यादा, अगर इससे ऊपर कोई संख्या कही जा सकती है, लेकिन मैं 15 लाख को स्पेशली कह रहा हूं, 15 लाख करोड़ से ज्यादा अपने चहेते अडानी को दे बैठे। और कितना दिया? आपसे मैं एक प्रीति जी सवाल पूछता हूं, और ईमानदारी इस चैनल में कई लोग भाजपा की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि वो ये बता दें कि कौन सा राजनीतिक घराना है, कौन से राजनीतिक दल है जिसने अब तक इतना लाभ पहुंचाया हो अपने परिवार के लोगों को, जितना लाभ नरेंद्र मोदी ने अडानी को पहुंचा दिया। ठीक है, कोई एक नाम है क्या? ठीक है, धनंजय गिरी जी बोलना चाहते हैं। कैसे पहुंच गया? अखिलेश यादव प्रीति जवाब सुन लीजिए, प्रीति जवाब सुन लीजिए। अच्छा, जवाब ले दीजिए, जवाब ले दीजिए, जवाब। तो कर्ज लेने कब आओगे मुझसे? धनंजय गिरी जी जवाब दे दीजिए, प्रवक्ता बोलिए। प्रीति जी, अडानी के इस देश में 5 सबसे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक चल रहा है राजस्थान में, दूसरा चल रहा है छत्तीसगढ़ में, तीसरा उनका प्रोजेक्ट चल रहा है बंगाल में, चौथा प्रोजेक्ट उनका चल रहा है केरल में, और 5वां उनको महागठबंधन महाअघाड़ी की सरकार ने दिया था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में उनका पोर्ट का चल रहा है, केरल में पोर्ट का चल रहा है, जहां की कांग्रेस की सरकार है कांग्रेस के साथ। राजस्थान में उनका सबसे बड़ा पावर प्लांट चल रहा है 40,000 करोड़ का, छत्तीसगढ़ में उनका सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट चल रहा है, और बंगाल में चल रहा है। इस 5 में से किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बता दीजिए। दूसरा, जिन लोगों को गणित नहीं आती है, कई लाख करोड़, अरे लाख करोड़ में कई को सुना होता है, ये तथ्य आपका लेकिन बोलते जाना है, बोलते जाना। इस तथ्य का कोई माने नहीं है। गूगल कर लीजिए, ये 5 राज्यों के बात कर रहे हैं, का कोई मतलब नहीं है। जानना चाहूंगा, तथ्य ये नहीं है कि अच्छा, आम आदमी पार्टी वाले एक सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल ये है कि आप अडानी को इतना लाभ कैसे दे रहे हैं? अच्छा, हाँ, एक सेकंड, हाँ बोलिए मनोज जी, क्या कहा आपने? मैं ये कह रहा हूं कि ये तथ्य नहीं है कि किस स्टेट में चल रहा है, लाभ किसने दिया है, किस सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से उनको ये मिल रहा है। क्या पोर्ट का, एक मिनट, पोर्ट का अलॉटमेंट क्या स्टेट गवर्नमेंट करती है क्या? पोर्ट का अलॉटमेंट क्या स्टेट गवर्नमेंट करती है क्या? पावर का अलॉटमेंट क्या स्टेट गवर्नमेंट करती है क्या? भाई पावर कौन करता है भाई? तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना। जहां जो खनिज होगा उसके आधार पे ही तो देंगे। लेकिन मनोज जी, अच्छा नरगल प्रलाप, अच्छा ठीक है, ठीक है। अरे भाई, आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपकी समस्या है ना, आप कभी पढ़ लिख लिया कीजिए। अच्छा ठीक, अच्छा सवाल ले लीजिए मनोज जी, सवाल ले लीजिए मनोज जी, सवाल ले लीजिए। मैं बात एक सवाल पूछना चाहता हूं। ठीक है, जिन जिन स्टेटों में आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं अडानी जी के, बिल्कुल ठीक है। अडानी जी पे जब आरोप लगा तो देश के प्रधानमंत्री को सांप क्यों सूंघ गया? क्यों उन्होंने जेपीसी की मांग को नहीं माना? देश का सारा पोजीशन, और वो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ऐसे दुनिया भर के एविडेंसेस हैं कि विदेशों में जब देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, अडानी जी उनके साथ जाते हैं। अडानी जी को जितना फायदा इस सरकार ने पहुंचाया पिछले 9 साल में, अडानी जी का ग्राफ कहां से कहां पहुंच गया, धनंजय जी जवाब, समय कम है, थोड़ा सा जल्दी आप लोग, धनंजय जी। और ये देश की जनता भी देख रही है जिस तरीके से पार्टी के नेता जो सुचिता की बात करके आए थे, जिसका 2 मंत्री जेल में, और जिनका विधायक आपकी ईडी और सीबीआई उनको तोड़ नहीं पाई, आपकी ईडी और सीबीआई उनको तोड़ नहीं पाई। हम आंदोलन से निकली हुई पार्टी हैं, हम आपकी धमकियों से नहीं डरने वाले हैं और आपके इन झूठे केसेस से नहीं डरने वाले हैं। और ये अहंकारी जो सत्ता है और जिस तरीके से आप लोकतंत्र की हत्या करने पर देश की 2 करोड़, दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को बार बार जिताया है। अच्छा, अश्विनी मिश्र, ऐसा हुई पार्टी जिसका आंदोलन का मैं भी, अच्छा सवाल का जवाब सही कह रहे हैं। 1 सेकेंड, चिल्लाने पे मजबूर मत कीजिए। कांग्रेस के खिलाफ धनंजय गिरी जी जवाब देना चाहते हैं। एक ठीक, अश्विनी जी प्लीज 1 सेकेंड। धनंजय जी जवाब, आपने सवाल पूछ लिया सर, जवाब ले लीजिए, बोलिए।
भारत की राजनीति में प्रीति जी, भारत ने दुनिया की राजनीति में लिखित माफीनामा जितना अरविंद केजरीवाल ने मांगा है, मैं ऑन रिकॉर्ड दावे से कहता हूं कि उतना किसी ने लिखित माफीनामा नहीं मांगा है। उन्होंने चलिए इस विपक्षी बैठक मांगा को तो लेकर एक सेकंड, मांगा विपक्षी तो बैठक को लेकर के मांगा बीजेपी तो के इसलिए राष्ट्रीय किया अध्यक्ष माफी जेपी ना नड्डा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या निशाना साध रहे हैं, एक बार जल्दी से लिए चलेंगे और सुन लेते हैं क्या कह। वो कैसे बढ़े और कैसे हम गुड गवर्नेंस दे सके, इसके बहुत ही सफल प्रयास हुए हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ साथ गुड गवर्नेंस के का जिसे हम कहते हैं कि फिनिश्ड प्रोडक्ट और अच्छा कैसे हो सकता है और उसके लिए बेटरमेंट के लिए जो इंटरवेंशंस की जरूरत होती है, उसके प्रति एनडीए की गवर्नमेंट हमेशा सजग रही है। आज मैं आपके साथ ये शेयर कर सकता हूं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 28 लाख करोड़ रुपए हैव बीन डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द बेनिफिशियरीज राइट इनटू देयर अकाउंट्स and still we are trying to see to it. We have been able to block check the leakage of 4 to 5 lakh crores जो लीकेज का स्कोप था। उसी तरीके से अगर हम देखें, डिजिटल टूल्स का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में गवर्नेंस में बढ़ा है, जिसके कारण एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। जब हम एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल कहते हैं तो वह भी 9 साल के अंदर फोकस्ड हुई है और वो एक तरीके से तयशुदा तरीके से सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को एड्रेस करने के लिए की गई है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इन सब के प्रति स्कीम्स को फोकस किया गया है और फोकस करने के कारण इनके एम्पावरमेंट में हम लोगों को बहुत ही सफलता मिली है और इसके कारण भी एनडीए और एनडीए के घटक दलों में एक उत्साह, एक वातावरण देखने को मिलता है और तीव्र गति से आगे चलने की आकांक्षा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और जीरो टॉलरेंस की दृष्टि से, जैसे मैंने कहा कि सतत गवर्नमेंट के अंदर भी टूल्स का उपयोग करना, थर्ड पार्टी सपोर्ट लेना और कोई भी किसी भी तरीके का करप्शन बर्दाश्त न होना, इस बात को भी हम आगे लेकर के चले हैं। एक मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले 9 सालों में स्ट्रांग लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, यह हम सब लोगों को देखने को मिली है, जिसको देश ने भी सराहा है और एक बहुत ही पॉजिटिव वातावरण बना है। एक साधारण भारतीय भी गौरवान्वित महसूस करता है जब वो देखता है, बेचारा पढ़ा लिखा भी कम है तब भी वो जानता है कि मोदी जी ने कोविड मैनेजमेंट में दुनिया में एक मिसाल पेश की है, जहां बड़े बड़े डेवलप्ड देश अपने आप को अनडिसाइसिवनेस के कारण, अनिर्णयता की स्थिति के कारण वह सफल नहीं हुए, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड मैनेजमेंट में दुनिया में मिसाल दी है। और मिसाल सिर्फ इसमें ही नहीं है कि आपने लॉकडाउन लगाया, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि लॉकडाउन के दौरान देश को तैयार किया, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि आपने वैक्सीन बना ली 9 महीने के अंदर, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि वैक्सीन बना करके इसके साथ साथ 220 करोड़ डोज, डबल डोज विद बूस्टर दे करके देश को निजात दिलाया। और सब जगह पर कोविड की लड़ाई इन गवर्नमेंट्स ने लड़ी, यहां मोदी जी ने कोविड की लड़ाई समाज के साथ और देश के साथ लड़ी और देश ने लड़ा उसको, उसका नेतृत्व मोदी जी ने किया, लेकिन उन्होंने देश को साथ अपने लेकर के चले। तो यह पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसका भी एक इसमें हम लोगों को मिसाल देखने को मिलती है। अभी आर्थिक जगत की बात हो रही है, तो आर्थिक जगत की दृष्टि से भी देखा जाए तो जब दुनिया की आर्थिक स्थिति एक आर्थिक मंदी से गुजर रही है, जब दुनिया में भी यूक्रेन वॉर के सप्लाई चेन का असर पड़ रहा है, जब दुनिया में भी कोविड मैनेजमेंट के कारण तकलीफें आई हैं, वहां इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है कि इंडिया की
is one of the most stable economy and it is the bright future. मॉर्गन स्टेनली बोलते हैं कि यह एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और ये की ड्राइवर है फॉर एशिया एंड फॉर द ग्लोबल ग्रोथ। हमारी गरीबी आज 22% से घट करके 10% से कम हो गई है अकॉर्डिंग टू IMF। हमारी अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। तो इसलिए एक NDA के प्रति लोगों का रुझान एक आइडियल अलायंस है। ये अलायंस सत्ता के लिए नहीं है, ये अलायंस सेवा के लिए है, ये अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए है और भारत को मजबूती देने के लिए है। जहां तक UPA का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के UPA के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। 10 years ऑफ नॉन गवर्नेंस, करप्ट गवर्नमेंट, करप्शन, उसका ये टोला है और 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को से बचने का और उस पर एक्शन न हो, उसके लिए यह एक जुड़ाव है, एक टोले का जुड़ाव है। इसको हमको स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। देश ने तय कर लिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प के साथ कि हमारी एकता जो देश के हित के ऊपर आधारित है, अटूट है, अटल है और हम फिर एक बार 2024 में NDA रिजॉल्व करेगा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर से एक बार NDA की सरकार बनाएगा। तो ये कल हमारी NDA की मीटिंग के एक तरीके का विचार है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। मित्रों, बहुत सारे लोग देख रहा हूँ, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। कल जो मीटिंग होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में, उसमें 38 दल जो हैं वो हिस्सा लेंगे। साथ ही आज विपक्षी दलों की जो मीटिंग हो रही है बेंगलुरु में, उसको लेकर के उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि न नीति है, न नीयत है, न काम करने का जिस तरीके से जो तमाम विपक्षी दल हैं उनको आगे लेकर बढ़ने का जज्बा भी नहीं है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल से उन्होंने देश में क्या कुछ किया उसको भी उन्होंने गिनवाया। साथ ही उन्होंने कहा कि 9 सालों में हमने एक जो लीडरशिप देखी है वो प्रधानमंत्री की, वो काफी सशक्त प्रधानमंत्री की रही है। काफी अहम बातें उन्होंने कही है और साथ ही NDA के साथ मिलकर के इस बार 2024 में चुनाव लड़ेगी बीजेपी, ये क्लियर हो गया है। ये क्लियर संदेश बीजेपी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने दिया है। इसी पर सवाल लेंगे संजीत कुमार जी। ना नीति है ना नीयत है, बिना नीयत और नीति की पार्टी विपक्षी पार्टियां एक साथ आकर लड़ना चाहती हैं, जिसका कोई आधारभूत नहीं है, बेस नहीं है, कुछ नहीं है। संजीत कुमार से मनोज यादव जी, पहले संजीत जी बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बोलिए। जी प्रीति जी, थोड़ा जल्दी सर, और भी मेहमान है, जल्दी। मैं आपके सामने जी, आपके सामने मैं ये बात कहना चाहता हूँ। एक शेर है कि चुपके से तुमने गुलाब का फूल क्या दिया, कमबख्त खुशबू ने शहर में कोहराम मचा दिया। आज परेशान है, माथे पे पसीना है नड्डा जी को, और वो पसीना पोंछने के लिए मुंह में पान चिबाते हुए और कुटिल चाल चलते हुए वो जो बात आज आप कह रहे थे, उन्होंने कहा गुड गवर्नेंस का, बहुत सुंदर। तो बताइए, गुड गवर्नेंस था तो महिला पहलवानों को न्याय क्यों नहीं मिला? गुड गवर्नेंस था तो मणिपुर में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए? राष्ट्रपति शासन वहां क्यों नहीं लगाया? हिंसा क्यों नहीं होने दिया? मणिपुर को जलने क्यों दिया? गुड गवर्नेंस था
तो रेलवे का एक्सीडेंट मध्य प्रदेश के अंदर, उड़ीसा के अंदर कैसे अच्छा, हो गया? पार्टियों के और strength- गुड गवर्नेंस था strength पे- तो एक ही आदमी अदानी इश्यूज के ऊपर अदानी को कैसे ठीक इतना है। धन संपदा दे ठीक दिया? है, मनोज जी, गुड मनोज जी। गवर्नेंस था तो छोटा NDA रखिए तो सवाल, एक छोटा मिनट, रखिए। एक मिनट लूंगा। हाँ, जी। हाँ, गुड हाँ। गवर्नेंस था तो शायद अरे आप शिवसेना को कैसे तोड़ सकते? अच्छा, अपने स्ट्रेंथ पे साथी बात कर रहे थे शिवसेना को मनोज यादव जी, कैसे मनोज यादव जी तोड़ स्ट्रेंथ सकते? पे बात कर रहे थे। जेपी नड्डा ने कहा प्रीति 38 जी, दल मैं होंगे, एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा आपके चैनल पे। 38 दल होंगे एनडीए के मैं साथ, और 38 साथ पे ही ही कल आना जो चाहता हूं, कल 38 जो पे ही मीटिंग आना। होगी, कल जो एनडीए की बैठक है उसमें और भी दल शामिल हो सकते हैं। तो 26 वर्सेस 38 प्लस विपक्षी पार्टी इजिकल टू लेकिन मैं एक बात 2024 पूछना लोकसभा, चाहता हूं। मैं इजिकल एक टू बात 2024 लोकसभा। मनोज जी, अरे वो सब ठीक है, सिंपल सब ठीक सिंपल है। कैलकुलेशन है, इसको सब ठीक है, सॉल्व सब कैसे ठीक है करेंगे? प्रीति जी, बिल्कुल हाँ, जल्दी equal से जल्दी to से। है, डिवाइड है, सब कुछ ठीक है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये 38 दल जो हैं, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ये अनुरोध करता हूं, 38 दलों में 15 दलों का नाम ले टीवी चैनल पे, और अगर 15 दलों का नाम नहीं ले पाए तो जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं उनका बड़ा अपमान होगा। भाजपा का तो अपमान का कोई मतलब नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का बड़ा अपमान होगा। 15 नाम इनको धनंजय गिरी को लेने पड़ेंगे, और उन 15 नामों को जनता जानना चाहती कि वो 15 कौन से दल हैं। मेरा बड़ा गंभीर ठीक है सवाल है। धनंजय जी जल्दी से। नहीं प्रीति जी, 15 नहीं, मैं 38 के 38 नाम गिना सकता, लेकिन प्लस सवाल ये उठता है कि मैंने इनसे कहा कि ट्रिलियन में गिनाओ। कितना जीरो होता है तो इनको नहीं पता था। अरे सवाल ना तो ये उठाओ, मेरे गिनाओ, साथ गिनना चाह रहा है। गिनाओ, देखिए पहले गिनाओ भाई, क्या कर रहे हो? बोलने की तमीज सीखिए। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता 38 दल कर कौन से हैं? मैं भाई आप इधर उधर की बात 26 मत कर बता भाई। दीजिए ना कौन से हैं। अरे गिरी अब तक जी, 26 में कितने आप तो दल हैं? विद्वान अरे हैं। मनोज जी बता, शिक्षा और 26 आपका कौन से तो दल है? जन्म 26 में जन्म तेरह का बता आता दो है। यार तुम। मैं 38 का 38 अभी बताऊंगा। 26 में तेरह बता दो, हाँ? 26 में तेरह बता दो यार। अच्छा, हमारे ही सवाल को हम पे ही चेप 26 रहे में हैं। तेरह बता दो। मैं के प्रवक्ता हैं आप भाई। वाह धनंजय गिरी जी, मेरे सवाल का जवाब यहाँ हम लोग आंसर नहीं है, कहना तो आप खेलने मुझसे नहीं ही आए। सवाल पूछ रहे हैं। आपकी सीटें उतने नहीं आएंगी जितने हमारे साथ दल हैं। ना, आपकी सीटें उतनी नहीं है। बीजेपी का राष्ट्रीय आपकी अध्यक्ष सीटें उतनी नहीं 38 दलों की है बैठक जितने हमारे कर साथ रहा दल है, हैं। तो बीजेपी के आपके प्रवक्ता का पास- ये दायित्व है, आपके उसका निर्वहन करना आपका मैं काम है। तेरह बता दो यार। अगर आप इस तेरह दायित्व का बता निर्वहन दीजिए, नहीं आप करेंगे तो आप प्रवक्ता के नाम पे क्या है ये तो मुझे सोचना पड़ेगा। आप क्या है वो क्या आपको है? पता है मनोज जी? 38 दलों का नाम आपको नहीं मैंने मालूम? कहा कि 15 अपनी बैठक ट्रिलियन है? में तय को जीरो होता है, हाँ? बता दीजिए। तो आपको पता नहीं है ट्रिलियन में 15 ट्रिलियन दिया आपने। ठीक है, आम आदमी पार्टी के कितना होता प्रवक्ता, है? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव नसीर जी, एक बार एक एक करके ठीक है, एक एक करके और भी मेहमान है, वो दूसरे लोग भी आए हैं, अपना समय वो लोग भी दे रहे हैं। आपसे मेरा सवाल है संजीव जी, अभी जेपी नड्डा कह रहे थे कि भानुमति का कुनबा है ये पूरा का पूरा विपक्षी पार्टी, ठीक है, तो कहाँ का ईंट कैसे जुड़ेगा, क्या होगा, ये बोलने को तो बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन अंतिम में जब फैसला आएगा, जब रिजल्ट सामने आएगा कि ठीक है आप इतनी विपक्षी पार्टियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो भानुमति का कुनबा ये साबित होगा और कुछ नहीं होगा। देखिए प्रीति जी, अगर विभिन्न दलों को इकट्ठा करके और वो भानुमति का कुनबा बोल रहे हैं, तो जो कि अभी मनोज यादव जी ने पूछा और एक भी दल का नाम नहीं ले पाए गिरी साहब, तो भानुमति का कुनबा तो इनका बड़ा हो गया इसका मतलब। लेकिन 2014 में भी एनडीए था, 2019 में भी एनडीए था, जो प्रमुख दल थे वो इनको छोड़कर बाहर आ चुके हैं। आज 2 दिन पहले तक ये कह रहे थे नरेंद्र मोदी वर्सेस सभी दल इकट्ठे हो रहे हैं, आज इनको खुद दल इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, और जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का मिसयूज करके ये विभिन्न दलों को डरा रहे हैं, लेकिन देश की जनता क्या जानना चाहती है। इन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस, ठीक है, हाँ, प्रीति जी मैं गुड गवर्नेंस के बारे में बताना चाहता हूं। हाँ, किसानों की डबल आय होनी थी, हाँ, वो क्यों नहीं हुई आज तक। हाँ, आपने पहलवानों का मुद्दा उठाया था, बिल्कुल ठीक है, वो पहलवानों का आज तक न्याय क्यों नहीं मिला। देश के अंदर मणिपुर जल रहा था, देश के प्रधानमंत्री उसमें नहीं बोले, अश्विनी जी, अडानी पे इतना बड़ा आरोप था, उस पे देश के प्रधानमंत्री नहीं बोले। ठीक है अश्विनी मिश्रा जी, महंगाई पे कंट्रोल करना था, उस पे सशक्त नेतृत्व पर क्या कहेंगे। प्रीति जी मैं जरूर रखना चाह रहा हूँ, 2022 को टारगेट रखा था 2014 में देश के प्रधानमंत्री, हाँ, और ये कहा था कि 2022 तक ठीक है सर, आप जरा उनको मौका दीजिए, करोड़ों लोगों को उनके छत पे पक्का घर मिलेगा, लेकिन क्या वो मिला क्या? सर सुन लीजिए, सब दूसरों को बोलिए जल्दी से जल्दी। सशक्त नेतृत्व की बात कर रहे हैं आप,
इस पूरे गठबंधन का एक ही नेतृत्व है जो 1947 चला आ रहा है, 10 जनपद। अगर सबको 10 जनपद पे हाजिरी लगाकर वो नेतृत्व स्वीकार है तभी ये गठबंधन संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आप अगर विपक्षी पार्टी, मैं आपको सर, आपसे मेरा एक सवाल है, आपने एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछा, मैं भी आज पूछना चाहता हूं सर, आप समाजवादी पार्टी के एक नॉन यादव प्रेसिडेंट का नाम बता दीजिए सर। समाजवादी पार्टी में जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं आज तक, जो लीडर रहे हैं, वो यादवी क्यों होते हैं? आप एक नाम बताइए जो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के अलावा समाजवादी पार्टी का नेता होते हैं कि यादव। दूसरा आप जो अडानी की बात कर रहे थे, मैंने आपके लिए हिंदू आर्टिकल खोला हुआ है सर, द हिंदू आर्टिकल खोला हुआ है, आप देखें सर, इसमें अडानी की फोटो है, 65,000 का इन्वेस्टमेंट है। आप लोग सिर्फ झूठ फैला करके गुमराह करने की बात मत करें, आप वोटर की बात बताइए। आप पार्टी में प्रीति जी, मैं अपने आम आदमी पार्टी को पूछना चाहता हूँ, क्या इनका वोटर जो इनको वोट देता था कांग्रेस के खिलाफ, वो इनको वोट देगा क्या? संजीव कुमार जी, अच्छा एक सेकेंड रुक जाइए प्लीज। संजीव कुमार जी, एक मेरा पास फाइनल सवाल है आपसे। नहीं लगता है कि बीजेपी मनोज जी रुक जाइए, मनोज जी रुक जाइए। संजीत कुमार जी, मेरा फाइनल सवाल है आपसे। विपक्षी पार्टियां ठीक है एकजुट हो रही हैं, एकजुट होना भी चाहिए 2024 के लिए, लेकिन हम लोग खुद शाम को खबर पढ़ के जाते हैं, सुबह वापस आते हैं और उसी पार्टी की खबर दूसरी पार्टी के साथ अलायंस की पढ़ते हैं। महाराष्ट्र बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसे में हमें भी समझ में नहीं आता, हमें तो छोड़ दीजिए सर, जनता नहीं समझ पाती है कि वोट किसे दिया, वो सरकार कहां गई, और वो सरकार जिसे वोट दिया वो सरकार दूसरे के साथ मिलकर तीसरे की सरकार बना रही है। ऐसे में ये जो कंफ्यूजिंग पूरा मैटर है, इसको कैसे सॉल्व करेगी विपक्षी पार्टी, बताइए सर। निश्चित रूप से ये जो जो दृश्य बयां आपने किया है, ये बहुत ही अपने आप में हम सब के सामने ये चैलेंज है। आज क्या हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, क्या हुआ महाराष्ट्र के अंदर, ये तमाम बातें आपने दोहराई हैं, लेकिन हम सब मिलकर के इन्हीं चीजों के लिए, मंथन के लिए तो बैठे हैं। ये जिम्मेदारी है तमाम दलों के इन प्रश्नों का उत्तर देने का। आज इसी प्रश्न के उत्तर के लिए हम बैठे हैं। इससे लड़ना तो आप ही लोगों को पड़ेगा ना, इससे लड़ना तो विपक्षी पार्टियों को पड़ेगा। अभी बात कर रहे थे जी, निश्चित रूप से इसी बात पर चर्चा करने के लिए हम बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के बारे में बात अभी हो रहे थे, नड्डा जी ने कहा। मैं उस पर मनोज जी ने बोला, मैंने आपसे जो सवाल पूछा ये जनता का सवाल है। संजीत जी प्लीज। निश्चित रूप से ये हमारे लिए मुद्दा है। चलिए फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा, समय बहुत कम है, वाइंड अप करना पड़ेगा। जल्दी से एक लाइन में आप सब लोग। सबसे पहले संजीव नसीर जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, जल्दी से। देखिए, देश की जनता पूरी तरीके से मूड बना चुकी है। जिस तरीके से 2014 से लेकर 2023 तक जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के अंदर चेंजेस देखे गए हैं, नरेंद्र मोदी जी सबके विकास के नाम पे आए थे, लेकिन आज देश के अंदर सारा भाईचारा तोड़ दिया गया है। देश के अंदर जितने भी उन्होंने वायदे किए थे, उनमें से एक वायदा भी पूरा नहीं हुआ। किसानों के अश्विनी मिश्रा जी, फाइनल कमेंट। मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से ये गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो माला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये माला के सारे जो सो कॉल्ड मोती हैं वो एक साथ पिरोए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर नेता आइदर बॉर्न विद सिल्वर स्पून है, जो कि ग्राउंड रियलिटी से अनभिज्ञ है। इनको पता नहीं कि अगर गठबंधन कर भी लिया तो क्या उसको वोटर एक्सेप्ट करेगा। मनोज यादव जी, फाइनल कमेंट। देखिए प्रीति जी, नो कॉल्ड मोती हो या सो कॉल्ड मोती हो, मोती पिरोई ही जाती है। और उसको निश्चय रूप से एक बेहतरीन स्वरूप में देखा जा सकता है, पहना जा सकता है और उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जल्दी से 38 दलों के गठबंधन करने वालों का बीपी बढ़ गया। ठीक है संजीत कुमार जी, फाइनल कमेंट, कांग्रेस के नेता जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब, ये आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, सभी दलों के लिए ये जिम्मेदारी बनती है देश को बचाने के लिए, वो एक साथ अपने हितों को छोड़ करके वो साथ बैठे, बात करें और हमें देश के लिए काम करना है। ठीक है सर, बीजेपी के प्रवक्ता, फाइनल कमेंट। समय बहुत कम है सर, प्लीज। प्रीति जी, ये गठबंधन पहले भी होने की कोशिश हुई थी। सारे दल मिलकर के सुप्रीम कोर्ट गए थे कि हमें ईडी सीबीआई कि जो हमने घोटाले किए उसके लिए हमें माफ कर दिया जाए, क्योंकि हम राजनीतिक दल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप जो किया हो उसको भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए, और साथ ही आप मैंने बहुत महत्वपूर्ण कई सवाल पूछे हैं, जिसमें यह भी था कि ठीक है विपक्षी पार्टियां एक साथ आ रही हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों को एनडीए के साथ अलायंस करने में कैसे ये विपक्षी पार्टियां रोक पाएंगी, बहुत बड़ा सवाल है। इस पर विपक्षी पार्टियों को, खासकर आला कमानों को
सोचना चाहिए कि कैसे अपनी पार्टियों को विपक्षी पार्टियों में जाने से बचाया जाए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो, देखना ना भूलें हमारा इंडिया का सवाल और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।